अक्सा की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है वक्त का बदलाव। शोभा बिटिया, अपनी सास से होशियार रहना, बड़ी सीधी बनती हैं समधन जी। अपना यह सीधापन दिखाकर ही उन्होंने दामाद जी को अपने जाल में फंसा रखा है। मेरी बिटिया, मुझे तो डर है कहीं तुम सारी उम्र इन लोगों की सेवा ही ना करते रह जाओ। किसी तरह दामाद जी से कहकर अपना एक अलग घर ले लो। शोभा की माँ अपनी बेटी को फोन पर अनमोल ज्ञान दे रही थी तो शोभा बोली, माँ आप चिंता मत कीजिए, आपके दामाद मेरी सारी बात मानते हैं। धीरे धीरे मैं पूरी तरह उन्हें अपनी मुट्ठी में कर लूँगी। बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर आप देखना, उन्हें लेकर आपकी बेटी जल्दी ही अलग घर में चली जाएगी। शोभा ने अपनी माँ को भरोसा दिलाया और दोनों माँ बेटी खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी बाहर से आवाज आई, अरे बहू, 2 दिनों से तुम्हारे धुले हुए कपड़े बाथरूम में गीले ही पड़े हैं, उन्हें छत पर फैला दो, नहीं तो खराब हो जाएंगे। सुनीता जी ने आंगन में झाड़ू लगाते हुए कहा, अच्छा फैला दूंगी, आप तो दिन भर मेरे पीछे ही पड़ी रहती हैं। शोभा ने अपने कमरे से तेज आवाज में जवाब दिया, बहू इसमें चिल्लाने की क्या बात है? क्यों ना चिल्लाऊं, कपड़े मेरे हैं, उनके लिए आपके सर में क्यों दर्द हो रहा है? अगर कपड़े खराब भी हो जाएंगे तो मैं आपसे नहीं मांगूंगी, अपने काम से मतलब रखा कीजिए। शोभा तेज कदमों से चलती हुई बाहर निकली और गुस्से में एक के बाद एक कपड़ा बाल्टी में पटकने लगी। अब तो इस घर में रहना ही मुश्किल हो गया है। थोड़ी देर बिस्तर पर लेट के आ गई, यहाँ तो तूफान ही खड़ा हो गया। आप सब लोग तो यही चाहते हैं कि मैं नौकरानी बनकर पूरे घर का काम करती रहूं, दिन भर सबकी सेवा करती रहूं, जैसे बहू इंसान नहीं पत्थर हो। साल भर पहले ही तो सुनीता जी ने अपने बेटे विक्रम का विवाह शोभा से किया था। बहुत सी लड़कियां देखने के बाद उन्होंने एम.कॉम तक पढ़ी और खूबसूरत दिखने वाली शोभा को अपने बेटे विक्रम के लिए चुना था। सुनीता जी तो उसे देखते ही उस पर मोहित हो गई थी। उधर शोभा अपने घर की लाडली थी, खास तौर पर अपनी माँ की। उसके घर में उसकी माँ का ही शासन था। आए दिन शोभा की माँ उसे अलग घर लेने के लिए उकसाती रहती थी। उन्होंने उसके मन में यह बात बैठा दी थी कि अगर संयुक्त परिवार में रहोगी तो मन मार कर जीना पड़ेगा। वैसे तो शोभा के ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु फिर भी उसके मायके के मुकाबले उनकी स्थिति थोड़ी कमजोर थी। उसके ससुर श्री राम नारायण जी एक प्राइवेट बैंक में कैशियर के पद पर थी। उनकी तनख्वाह कुछ ज़्यादा नहीं थी, परंतु सुनीता जी ने कम तनख्वाह में भी अपने घर को बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से चलाया था। साथ ही अपने इकलौते बेटे विक्रम को भी अच्छी शिक्षा देकर उसके पैरों पर खड़ा किया और इस काबिल बनाया कि आज वह एक बहुत बड़ी कंपनी में हेड मैनेजर के पद पर कार्यरत था। उसकी कंपनी की शाखाएं देश विदेश में फैली हुई थी और हेड मैनेजर होने के नाते विक्रम को अलग अलग शाखाओं का दौरा करने के लिए जाना पड़ता था। विक्रम को इस बात की पूरी तरह एहसास था कि उसके माँ पिता ने कितनी कठिनाई से और कितना संघर्ष करते हुए उसे उसके पैरों पर खड़ा किया था। इसलिए अपने माता पिता से उसे बहुत ज़्यादा लगाव था। इसलिए अपने वेतन में से कुछ हिस्सा अपनी पत्नी शोभा को देकर वह बाकी का वेतन अपनी माँ के ही हाथों में रखता था। कुछ महीने तो शोभा यह सब देखकर चुप रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी माँ ने उसके ससुराल में दखल देना शुरू कर दिया। हर रोज फोन पर बात करते हुए उसकी माँ पूरे घर का हालचाल सुनती थी और शोभा भी दिन भर होने वाली घटनाओं का पूरा ब्यौरा अपनी माँ को देती थी। अपने पति के वेतन के विषय में जब उसने अपनी माँ को बताया
तो उसकी माँ ने उसे साफ कह दिया कि उसके पति के वेतन पर केवल उसी का हक है, और बेटी को उसका हक दिलाने के लिए माँ ने उसे गुरु मंत्र भी दे दिया। बस फिर क्या था, अगले ही दिन शोभा ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया कि या तो उसका पति अपना पूरा वेतन उसे देगा, नहीं तो वह ससुराल छोड़कर अपने मायके चली जाएगी। उसकी बात सुनकर विक्रम सहज सदमे में आ गया, लेकिन सुनीता जी और रामनारायण जी घर में कोई कलेश या झगड़ा नहीं चाहते थे, न ही वह अपने बेटे का घर तोड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उसकी बात को चुपचाप स्वीकार कर लिया। लेकिन उसके बाद से शोभा की हिम्मत बढ़ती चली गई। एक बार जो उसका मुंह खुला तो उसने अपनी सास की हर बात का उल्टा जवाब देना शुरू कर दिया। अब तो आए दिन घर में झगड़े होने लगे और शांति का नामो निशान तक न रहा। घर के झगड़ों से परेशान आकर सुनीता जी शाम को कुछ देर के लिए अपनी सहेलियों के साथ मंदिर चली जाया करती थी, और रामनारायण जी अपनी पत्नी को समझाया करते थे कि बहू के मुंह लगना उचित नहीं है, और वे स्वयं भी इसी कारण से ऑफिस से लेट आने लगे। इधर विक्रम तो दोनों तरफ से फंस चुका था। एक तरफ जन्म देने वाली माँ, जिसने अपने त्याग और बलिदान से उसे एक लायक इंसान बनाया था, उस माँ को वह कठोर बात बोल भी कैसे सकता था। और दूसरी ओर अपनी पत्नी शोभा के सामने बोलने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन शोभा आए दिन कोई ना कोई हंगामा खड़ा कर देती और दिन रात एक ही रट लगाए रखती कि वह इस घर में नहीं रहेगी, उसे या तो उसके मायके पहुंचा दिया जाए या फिर वे दोनों दूसरा मकान किराए पर लेकर रहें। आज शाम को जब विक्रम ऑफिस से आया तो सीधे अपने कमरे में गया। कमरे में शोभा विक्रम के काम भरने के लिए पूरी तरह तैयारी के साथ बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और अस्त व्यस्त कपड़ों में गुस्से में बैठी थी। यह क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी, इस तरह क्यों बैठी हो? आज माँ से फिर से झगड़ा हुआ क्या? और नहीं तो क्या, तुम्हारी माँ ढंग से बात कहाँ करती है मुझसे? शोभा शेरनी की तरह गुर्राने लगी और दोपहर को हुई सारी घटना उसने नमक मिर्च डालकर अपने पति के समक्ष प्रस्तुत कर दी, और फिर शराफत की मूर्ति बनकर आंखों से आंसू बहाने लगी। विक्रम उसकी बातों में आ गया और फौरन अपना निर्णय सुना दिया कि कल ही वे लोग इस घर को छोड़ देंगे। यह बात सुनते ही शोभा की उदासी और आंखों के आंसू ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर विक्रम घर से निकल गया और शोभा अपनी माँ को फोन लगाकर अपनी जीत की खुशी साझा करने लगी। दोपहर को विक्रम घर आया तो आते ही बोला, माँ मैंने किराए पर घर देख लिया है, मैं और शोभा अब उसी मकान में रहेंगे। सुनीता जी को इस बात का अंदेशा पहले से ही था, इसलिए उन्हें कुछ ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। भारी दिल से वह केवल इतना ही बोली कि अपने पापा को आ जाने दो, उनसे बात करके चले जाना। नहीं माँ, अब मैं किसी का इंतज़ार नहीं कर सकता। हर दिन के झगड़े से अच्छा है अलग रहकर शांति से जीवन व्यतीत करें। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे और जितनी सामान की तुम्हें ज़रूरत हो ले जा सकते हो। वैसे भी यह सब कुछ तुम्हारा ही तो है। इतना बोलते बोलते उनकी आवाज़ कांपने लगी और दिल का दर्द आंसुओं के जरिए बाहर आ गया। कुछ ही देर में विक्रम जाकर एक ट्रक ले आया और साथ में कुछ मजदूर भी। 1 घंटे में सारा सामान ट्रक में चढ़ा दिया गया और उसी ट्रक के पीछे पीछे दोनों पति पत्नी भी अपनी कार में बैठकर चले गए। दोनों में से किसी ने भी जाते वक्त माँ और पिताजी से एक बार मिलना भी जरूरी नहीं समझा। इधर अपने कमरे में बैठी हुई सुनीता जी अपने दिल में दुख का सैलाब लिए कमरे की खिड़की से उन्हें जाते हुए देख रही थी। कुछ देर बाद जब रामनारायण जी ऑफिस से घर लौटे
तो घर खाली देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। सुनीता, यह सारा सामान कहाँ गया? और बहू भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। विक्रम ऑफिस से नहीं लौटा क्या? सुनीता, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या कहा आपने? सुनीता जी अपने ख्यालों से बाहर आई। यह सब क्या है सुनीता? राम नारायण जी द्वारा यह प्रश्न पूछे जाने पर सुनीता जी उनसे गले लगकर फपक कर रो पड़ी। राम नारायण जी ने देखा कि सुनीता जी का आंचल आंसुओं से भीग चुका था। उनकी अनुभवी आंखों ने सारा मसला तुरंत समझ लिया। उन्हें दुख तो बहुत हुआ, पर हर दिन के झगड़े से अच्छा है कि दोनों जगह शांति तो रहेगी। यह कहकर उन्होंने खुद को और अपनी पत्नी को दिलासा दिया। लेकिन उस रात दोनों पति पत्नी ने खाना नहीं खाया। दिन बीतने लगे। विक्रम और शोभा को गए हुए करीब 1 वर्ष हो चुका था। ठीक दिवाली के 10 दिन बाद ही दोनों ने घर छोड़ा था। दीपावली का त्योहार आया तो हर घर में धूमधाम से दीपावली मनाई जा रही थी। दीप जलाए जा रहे थे, लेकिन सुनीता जी और राम नारायण जी के दिल में कोई उत्साह या उमंग नहीं थी। वे दोनों उदास बैठे हुए केवल अतीत की यादों में खोए रहे। केवल रीत निभाने के लिए सुनीता जी ने शाम को एक दीपक जलाकर आंगन में रख दिया। दीपावली के अगले दिन जब सुनीता जी शाम को मंदिर के लिए निकलने लगी तो उनके पास एक अनजान औरत का फोन आया। पहले तो उसने सुनीता जी को नमस्कार किया, फिर बताया कि वह जल्दी ही दादी बनने वाली हैं। सुनीता जी यह सब सुनकर हैरान थी और उनसे पूछने लगी कि वह कौन है और उन्हें कैसे जानती हैं। उन्होंने बताया कि शोभा और विक्रम उनके मकान में ही रहते हैं। आज शोभा की तबीयत अचानक खराब हो गई तो वे उसे अपनी कार में बैठाकर उसे अस्पताल ले आए हैं, क्योंकि विक्रम कंपनी के काम से 1 हफ्ते के लिए देश से बाहर है और शोभा की डिलीवरी होने वाली है। सुनीता जी के पूछने पर अस्पताल का नाम और पता उन्होंने उनके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया। सुनीता जी जल्दी से अस्पताल जाने की तैयारी करने लगी। एक थैले में उन्होंने कुछ आवश्यक सामान रखा, अलमारी में जो पैसा रखा था उसे लिया और घर को ताला लगाकर ऑटो से अस्पताल चली गई। वहां जाकर जब उन्होंने शोभा की तबीयत के बारे में स्टाफ से बात की तो पता चला कि बच्चा प्रीमेच्योर है, इसलिए ऑपरेशन करना होगा। अब सुनीता जी नर्स से बात कर रही थी, तब शोभा के मकान मालिक भी वहीं खड़े थे। वह समझ गए कि यह स्त्री शोभा की सासू माँ है। उन्होंने हाथ जोड़कर सुनीता जी को अभिवादन किया। तभी ऑपरेशन थिएटर से एक नर्स ने आकर आवाज लगाई, शोभा के साथ कौन है? डॉक्टर एक फॉर्म पर साइन करवाने और ऑपरेशन की फीस जमा कराने के लिए बुला रहे हैं। सुनीता जी उस नर्स के साथ डॉक्टर के कक्ष में चली गई। उन्हें अपना परिचय दिया और बताया कि वे ऑपरेशन की फीस जमा कराने आई हैं। पहले तो डॉक्टर ने उनसे एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाए, फिर ऑपरेशन के लिए 40,000 रुपये जमा कराने को कहा, लेकिन सुनीता जी के पास अभी इतने पैसे नहीं थे। वह बोली, डॉक्टर साहिबा, अभी तो आप 20,000 रुपये जमा कर लीजिए, बाकी के पैसे मैं अपने पति से फ़ोन करके मंगवा लेती हूँ, तब तक आप ऑपरेशन करें। माँ और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए, चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, सब ठीक होगा। आप यह पैसा रिसेप्शन पर जमा करवा दें और वहीं से रसीद ले लीजिए। डॉक्टर से मिलकर सुनीता जी ने पैसा जमा करवा दिया और वहीं से रामनारायण जी को फ़ोन किया और सारी बात बता दी। सुनीता जी ने शोभा की माँ को भी फ़ोन लगाकर सारी जानकारी दे दी। कुछ ही समय में रामनारायण जी बाकी की रकम लेकर पहुंच गए और ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक बेंच पर सुनीता जी के साथ बैठकर इंतजार करने लगे।
कुछ ही देर बाद एक नर्स सुनीता जी के पास आई और बोली, मुबारक हो, बेटी हुई है। बच्ची और उसकी माँ दोनों स्वस्थ हैं। उसी समय एक दूसरी नर्स बच्ची को बाहर लाई और सुनीता जी को दिखाया। दादा दादी ने बड़े प्यार से अपनी पोती को देखा, फिर उसका माथा चूमा। सुनीता जी ने अपने पति को कुछ इशारा किया तो राम नारायण जी ने 500 रुपये का नोट निकाल कर नर्स को देते हुए कहा, यह हमारी तरफ से आप सभी लोगों की मिठाई के लिए है। कुछ ही देर में शोभा को भी स्ट्रेचर पर लिटा कर वार्ड में लेकर आया गया। उस समय वह बेहोश थी। पास में ही रखे पारने में बच्ची को भी लिटा दिया गया। सुनीता वहीं पर एक बेंच पर बैठकर कभी अपनी बहू को देखती तो कभी अपनी पोती को। उन्होंने रामनारायण जी को घर भेज दिया। करीब 1 घंटे बाद जब शोभा को होश आया तो उसने आंखें खोल कर देखा। उसे हैरानी हुई कि उसकी सासू माँ उसके पास बैठी हैं और उसकी बच्ची उनकी गोद में है। मुबारक हो बहुरिया, लक्ष्मी आई है, बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है, सुनीता जी ने मुस्कुराते हुए कहा और शोभा के सिर पर हाथ रखकर उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। शोभा को बहुत अच्छा लगा। तभी उसके मकान मालिक भी वहां आ गए और सुनीता जी उन्हें कुछ देर के लिए माँ और बच्चे का ध्यान रखने के लिए कहकर बाहर सामान लेने चली गईं। उसके मकान मालिक ने शोभा को कहा कि मेरी पत्नी ने जब तुम्हारी सास से फोन पर बात करके तुम्हारे बारे में बताया तो वह उसी समय अस्पताल पहुंच गई। लेकिन मैं हैरान हूं कि तुम्हारे मम्मी पापा अभी तक क्यों नहीं आए। यह सुनकर शोभा सोच में पड़ गई। शाम हो चुकी थी लेकिन अभी तक सुनीता जी ने कुछ खाया पिया नहीं था। रात भर भी वह शोभा के पास बैठकर कभी उसका सिर दबाती तो कभी बच्चे को संभालती। सारी जिम्मेदारियां निभाते निभाते उनकी रात बिना सोए ही कट गई। अगले दिन सुबह रामनारायण जी अपने हाथों से चाय बनाकर अस्पताल में लेकर आए और प्याली में डालकर सुनीता जी और शोभा को चाय पकड़ाई। सुनीता, अब तुम घर जाओ, मैं यहाँ बैठता हूँ। कल से तुमने भी खाना नहीं खाया है, घर जाकर तुम भी खाना खा लो और शोभा के लिए भी हल्का खाना बना कर ले आना। मैं यहाँ हूँ। इन दोनों का ध्यान रखने के लिए मैंने ऑफिस में फ़ोन करके छुट्टी ले ली है। सुनीता जी रामनारायण जी को बहुत सी हिदायतें देकर चली गईं। वह वहीं बेंच पर बैठ गए। करीब 1 घंटे के बाद उन्होंने शोभा से कहा, बेटा मैं ज़रा बाहर बैठता हूँ, कोई चीज़ चाहिए तो नर्स से कहलवा देना। इतना कहकर वह कमरे से बाहर निकल आए। शोभा के बगल वाले बेड पर भी एक स्त्री लेटी हुई थी। उसकी देखभाल के लिए उसके साथ उसकी माँ बैठी हुई थी। जब रामनारायण जी वार्ड से बाहर आए तब उस औरत की माँ ने शोभा से कहा, तुम्हारे मम्मी पापा तो बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, खासकर तुम्हारी मम्मी का स्वभाव तो लाजवाब है। कैसे बेचारी रात भर तुम्हारी सेवा करती रही। यह दोनों मेरे मम्मी पापा नहीं, सास ससुर हैं। क्या? आश्चर्य से शोभा का मुंह देखने लगी। फिर उसने कहा, क्या कोई सास ऐसी भी होती है? कल से बिना खाए पिए तुम्हारी सेवा करने में लगी हुई है। यहाँ बैठकर उनकी नजरें एक पल भी तुम दोनों से नहीं हटी। बेटी, तुम तो बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें ऐसे सास ससुर मिले। वार्ड में बैठे सभी लोग अब तक यही सोच रहे थे कि वह तुम्हारी मम्मी पापा हैं। कोई सास अपनी बहू के लिए इतना कुछ कर सकती है, यह तो मैंने पहली बार देखा है। अगर हर सास तुम्हारी सास जैसी हो जाए तो कोई बहू जल कर नहीं मरेगी, कोई बहू जहर खाकर या नदी में डूबकर अपनी जान नहीं देगी। बेटी, मैं तुम्हें इतना ज़रूर कहूँगी कि कभी अपनी सास को कोई तकलीफ मत देना, कभी उनसे कठोर बातें मत बोलना और अगर सच्चे मन से उनकी बुढ़ापे में सेवा करोगी ना तो इनकी आत्मा तुम्हें आशीर्वाद देते नहीं थकेगी।
उस औरत की बातें सुनकर शोभा स्तब्ध रह गई और सोचने लगी, ठीक ही तो कहा आंटी ने, मेरी माँ भी एक औरत है और सास भी, लेकिन दोनों में कितना फर्क है। एक केवल शासन करना सिखाती है और दूसरी नम्रता पूर्वक अपना कर्तव्य निभाना जानती है। अतीत में हुए अपमान को भूलकर तकलीफ झेलते हुए भी अपने बेटे के घर को संभालने में लगी है। कितनी गंभीरता और सहजता से सासू माँ अपना फर्ज निभाती जा रही हैं। बेटा चाय पी लो। रामनारायण जी की आवाज से शोभा का ध्यान भंग हो गया। उसने बड़े ध्यान से अपने ससुर की ओर देखा और सोचने लगी कि इस इंसान ने आज तक मुझे बेटा शब्द के अलावा किसी और नाम से संबोधित नहीं किया, न ही आज तक कोई कठोर शब्द बोला। इन लोगों के साथ गलत व्यवहार करके मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। आज तो मुझे खुद पर ही शर्म आ रही है। सोचते सोचते उसे अपने ससुर जी की आवाज सुनाई दी। देखा तो वह पास वाली आंटी को कह रहे थे, बहन जी आपको एक कष्ट दे रहा हूँ, आप मेरी बहू को सहारा देकर उठने में मदद करें ताकि वह चाय पी ले। वह औरत उठी और शोभा की मदद करने लगी। कुछ ही देर में सुनीता शोभा के लिए खिचड़ी और बच्ची के लिए कुछ साफ सुथरे कपड़े लेकर आ गई। शोभा को आराम से बैठाकर चम्मच के साथ अपने हाथ से खिचड़ी खिलाने लगी। आज शोभा को यह खिचड़ी किसी मोहन भोग से कम नहीं लग रही थी। शाम हुई तो शोभा के मम्मी पापा भी उससे मिलने आ गए। अंदर आते ही उन्होंने देखा कि सुनीता जी शोभा के बालों में तेल लगा रही थी। वह बेड के पास पड़े बेंच पर बैठ गए। कुछ देर बाद सुनीता जी किसी काम से वार्ड से बाहर आ गई। शोभा ने देखा कि उसकी माँ और पिता का चेहरा मुरझाया हुआ था। कारण पूछने पर उसकी माँ के चेहरे पर दुख के भाव आ गए और भरी आंखों के साथ रुआसे स्वर में बोली, क्या बताऊं बिटिया, तेरी भाभी ने अपनी माँ के बहकावे में आकर घर में बवाल खड़ा किया हुआ है। आए दिन घर में झगड़े करती हैं और अगर मैं कुछ बोलूं तो सास ससुर द्वारा बहू को टॉर्चर करने के आरोप में पुलिस को घर पर बुला लेती हैं। आज तो उसने हद ही पार कर दी। हम पर केस करने की धमकी देकर अपना सामान उठाकर मायके चली गई। आगे क्या होगा ये सोच सोच कर तेरा भाई तो चिंता के मारे घुला ही जा रहा है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। शोभा यह सब सुनकर हैरान रह गई। वह सोचने लगी कि जैसी फसल हम बोते हैं हमें फल वैसा ही मिलता है। यह सब मेरा और मेरी माँ के कर्मों का ही फल है। स्वार्थवश अपने अहम में हंसता खेलता परिवार तोड़ दिया। सच में ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। अच्छे लोगों को सताने की सजा तो उन्हें मिलनी ही थी। वक्त के पलटवार करके अपना हिसाब चुकता कर लिया था। कुछ ही देर में सुनीता जी आ गई और एक थैले में कुछ सामान रखकर सुनीता जी ने कहा, शोभा जितना मुझसे बन सका मैंने कर दिया। अब तुम्हारी मम्मी पापा आ गए हैं, अब मैं घर चलती हूँ। आज तक की दवाइयों का और अस्पताल के बिल का भुगतान मैंने कर दिया है। सारी रसीदें तुम्हारे तकिए के नीचे रखी हैं। विक्रम आएगा तो उसे मेरी तरफ से बधाई देना। इतना कहकर चलने के लिए जैसे ही वह पीछे मुड़ी, अचानक उन्हें लगा कि उनका आंचल कहीं फंस गया है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो शोभा ने उनका आंचल थामा हुआ था और अश्रुपूरित आंखों से उनकी ओर देखती जा रही थी। माँ, क्या अपनी इस मूर्ख बेटी को माफ नहीं करोगी? शोभा ने कहा तो सुनीता जी ने झट से उसे अपने गले से लगा लिया और उसके माथे को सहलाते हुए बोली, अरे कभी माँ भी अपनी बेटी से नाराज होती है। हजारों में से चुनकर तुझे अपने घर की बहू बनाकर लाई थी तो तुम मूर्ख कैसे हो गई?
तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो और मैंने तुम्हें हमेशा से अपनी बेटी ही समझा है। यह सुनकर शोभा रोने लगी। बस बेटा, तुम्हारा शरीर अभी कमजोर है, टाके खूने का डर रहता है। यह कहती हुई उन्होंने अपने आंचल से उसके आंसू पोंछे। अगले दिन विक्रम अपने टूर से वापस आ गया और तुरंत अपना सामान घर पर रखकर सीधे अस्पताल चला आया। माँ को शोभा के पास देखकर उसे आत्मग्लानि हुई, लेकिन जब उसने शोभा और अपनी माँ को एक साथ मुस्कुराते हुए देखा तो झट से अपनी माँ के पास दौड़कर उनके चरण छूकर प्रणाम किया और अपने बर्ताव के लिए उनसे माफ़ी मांगी। उसके बाद अपनी नन्ही सी गुड़िया को गोद में लिया। शोभा ने विक्रम को स्पष्ट कह दिया कि अब वह किराए के मकान में न जाकर माँ के साथ अपने घर जाएगी। कुछ दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने पर वह सभी लोग मुस्कुराते चेहरे लिए अपने घर वापस आए। नन्ही सी जान सबके हाथों का खिलौना बनी हुई थी। शोभा पर काम करने का अभी प्रतिबंध था तो शाम के समय सुनीता जी ने शोभा के पास आकर कहा, बेटा, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, बाहर से ताला लगा देती हूँ ताकि तुम्हें बार बार उठना ना पड़े। और वह चली गई। जब शोभा सोकर उठी तो देखा कमरे की लाइट जल रही थी। वह धीरे से कमरे से बाहर निकली तो देखा आंगन में रंगोली बनी हुई थी और वहाँ पर बहुत से दीपक रखे हुए थे जिन्हें माँ बैठकर जला रही थी। माँ, दिवाली तो कब से बीत गई, फिर आज यह सब क्यों? शोभा ने पूछा तो सुनीता जी मुस्कुराते हुए बोली, मेरे बच्चे मेरे घर 1 वर्ष के बाद आए हैं तो दिवाली तो अभी ही मनाऊंगी ना। 1 वर्ष पहले मेरे घर की लक्ष्मी दिवाली के बाद गई थी और दिवाली के बाद अपने साथ मेरी पोती को भी लेकर आई है। इसी खुशी में मैंने आज दिवाली मनाई है। जाओ, तुम भी अच्छी सी साड़ी पहन लो और गुड़िया को भी सुंदर से कपड़े पहना दो, फिर हम सब मिलकर दीपक जलाएंगे। शोभा का हृदय गदगद हो गया। घर के दरवाजे पर खड़ा विक्रम यह दृश्य देखकर निहाल हो रहा था। तैयार होकर दोनों ने परात में दीपक जलाए और झुककर अपने माँ पिताजी के पैर छूकर प्रणाम किया। आंगन में रखी परात में जो दीपक जल रहे थे, आज उनकी लौ सुनीता जी को बहुत सुंदर लग रही थी। वह बिना पलक झपकाए उन जलते दियों को देखती जा रही थी। वे जलते हुए दीपक उन्हें यूं लग रहे थे मानो उनकी लौ से उसका जीवन ही जगमगा गया हो। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।